राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँचे हैं झारखंड राज्य में, जहाँ की राजधानी में मौजूद डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान के निदेशक रणेंद्र कुमार है हमारे साथ। रणेंद्र झारखंड में भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदाधिकारी रणेंद्र एक कुशल प्रशासक और साहित्यकार हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान के निदेशक रणेंद्र ने अपनी कल्पनाशीलता और प्रशासनिक सूझबूझ से इस केंद्र को जनोपयोगी और स्थायी महत्व का बनाया है। बतौर साहित्यकार रणेंद्र की रचनाओं में झारखंड की कला संस्कृति और यहाँ के जीवन संघर्षों की झलक देखने को मिलती है। रणेंद्र कविता, कहानी और उपन्यास तीनों ही विधाओं में रचनारत रहते हैं और इस दिशा में उन्हें सुधी पाठकों, संपादकों और साहित्यकारों का भरपूर समर्थन भी मिलता है। रणेंद्र त्रैमासिक पत्रिका कांची का संपादन भी करते हैं। वर्ष 2005 में रणेंद्र उस समय चर्चा में आए जब शीर्ष कथा पत्रिका कथादेश की अखिल भारतीय प्रतियोगिता में उनकी कहानी रात बाकी को प्रथम स्थान मिला। आगे चलकर उनका कथा संग्रह इसी शीर्षक से प्रकाशित हुआ। प्रशासनिक सेवा के आरंभिक दिनों में झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति के दौरान रणेंद्र ने विभिन्न जनजातियों, खासकर आदिवासियों के बीच काफी घुल मिलकर काम किया और उनके सुख दुख में भी भागीदार बने। इस नजदीकी ने रणेंद्र के मनोजगत पर गहरा असर डाला और इसकी अभिव्यक्ति उनके रचनात्मक साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। खासतौर पर उनके उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता में ये बात साफ तौर पर देखी जा सकती है। रणेंद्र के दूसरे उपन्यास गायब होता देश में भी जनजातीय जीवन के दस्तावेजी सबूत प्रमुखता से दर्ज माने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रणेंद्र कुमार। जोहार, नमस्कार इरफान जी। रणेंद्र जी, हमको बताइए कि ये जो जनजातीय शोध संस्थान है जहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं और आपसे बातें कर रहे हैं, झारखंड की विशेष संदर्भ में झारखंड के जनजातियों का क्या रूप है, क्या उनकी गणना है और ये जो संस्थान है उनके लिए क्या कर रहा है, ख़ासतौर पर इस म्यूज़ियम के ज़रिए आप क्या दिखाना चाहते हैं, इस बारे में हमें बताइए। ये जो हमारा संस्थान है, अभी इसका नाम डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान है। 1954 में 54 में इसकी स्थापना हुई थी और देश के 3 उस समय इस ढंग के TRI ट्रैवल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए थे। उसमें एक बिहार का ये बड़ा महत्वपूर्ण संस्थान था। ये आप हमारे 54 से अभी तक के निदेशकों की सूची देखेंगे तो शुरुआत में आप देखेंगे कि देश के बहुत बड़े मानव शास्त्री यहाँ निदेशक के तौर पे पदस्थापित रहे हैं। पूरे देश में 700 से ज़्यादा जनजातियाँ हैं, लेकिन हमारे यहाँ 32 जनजातियों का ये राज्य है, जिनसे 75 अत्यंत कमज़ोर जनजाति PVTG जिसको कहते हैं, वो ढंग से 8 अत्यंत कमज़ोर जनजातियाँ हमारे यहाँ निवास करती हैं। 2000 में जो झारखंड का विभाजन हुआ बिहार से, तो इसी जनजातीय संस्कृति की विशिष्टताओं को ध्यान में रख के जो लंबे समय से एक आंदोलन चल रहा था, अगर कहें तो आज़ादी के पहले से वो आंदोलन चल रहा था, तो वो संस्कृति, वो उसकी पहचान, एक खास जो एक खुशबू है, वो खुशबू बनी रहे। उसकी जीवन शैली, उसके दर्शन, दुनिया को देखने का उनका नज़रिया, वो अपनी खासियत के साथ बनी रहे, वो उसके पीछे अभिकल्पना थी। और जो ये जनजातीय खूबसूरती है, जो
विशेषताएं हैं, जो उनका अपना दर्शन है, जीवन दर्शन है, उनकी अपनी कला के अपने आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, उनका अपना इतिहास है, तो उनका शोध करना, उनका अध्ययन करना, जो योजनाएं चल रही हैं उनके बीच में उनका मूल्यांकन करना, ये 3 महत्वपूर्ण इस संस्थान के कार्यक्षेत्र हैं। मैंने जैसा अनुरोध किया कि बहुत ही महत्वपूर्ण लोग, बहुत बड़े मानव शास्त्री लोग, तो 32 जो जनजातियाँ हैं उसमें अधिकांश महत्वपूर्ण जो जनजातियाँ हैं उनके संदर्भ में अध्ययन बड़े पैमाने पे हुए। ऐसा नहीं हुआ कि संस्थान बनने के पहले हुआ, बाद ही हुआ, उसके पहले से भी हो रहा था। मतलब कि अगर हम कहें कि वो जो औपनिवेशिक काल जो हमारा था, तो शासन के सुव्यवस्था के लिए या जो प्राच्यवादी कहे जाते हैं ऐसे विद्वानों के लिए कुछ मिशनरीज जो फादर थे, उनकी इच्छा जगी कि यहाँ की संस्कृति को समझें। तो 3 लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने भी, ओरिएंटलिस्ट लोगों ने भी और फादर लोगों ने भी बहुत काम किया था। W.G. आर्चर और फादर हॉफमैन और बोर्डिंग, मतलब जो काम हुआ है ब्रिटिश पीरियड में उतना महत्वपूर्ण और उतने गहरे काम तुलनात्मक रूप से कहा जाए तो थोड़े कम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जेसी झा ने, कुमार सुरेश सिंह ने, पुरुषोत्तम कुमार ने या हमारे यहाँ SC राय ने एंथ्रोपोलॉजी में, विद्यार्थी साहब ने कोई कम काम किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ब्रिटिश पीरियड में बहुत काम हुए थे। लेकिन बहुत सहज रूप में आप जनजातियों के बारे में जान सकें, छोटी छोटी पुस्तिकाएँ 10 पेज 20 पेज की, वो इस संस्थान ने बखूबी किया और बहुत बिक्री होती है उसकी। लोग आते हैं बाहर से, कोई भी कम से कम पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो झारखंड को समझना चाहता है, यहाँ के जनजातीय समुदाय को समझना चाहता है, तो हमारी जो छोटी पुस्तिकाएँ हैं वो उनका बड़ा अच्छा मार्गदर्शन करती हैं। वो है, ये बड़ा काम हुआ है यहाँ। वो जो बचा हुआ काम है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा जो विश्लेषण करने के बाद ये समझ में आया कि जो यहाँ 5 जो बड़ी जनजाति समुदाय है, संथाल हैं, मुंडा हैं, उरांव हैं, हो हैं, खड़िया हैं, तो इन पे ब्रिटिश पीरियड में भी काम हुआ है और आज़ादी के बाद भी काम हुआ है। और चूँकि बड़े जनजातीय समुदाय हैं, एक अच्छा खासा मध्य वर्ग भी 70s तक 80s तक उभर के चला आया था, तो बड़ा स्पेस इन लोगों ने ही ग्रहण कर लिया या उनकी उपस्थिति वहाँ रही, सहज रूप से रही, चूँकि वो दिख रहे थे, वो थे हमारे बीच में, हमारे साथ थे, हमारे सहकर्मी के तौर पे, हमारे अधिकारी के तौर पे, हमारे साथ काम करने वाले में। तो उनके बारे में किताबें भी ज़्यादा, उनके यहाँ से खुद के भी लेखक बनने शुरू हो गए। और बहुत बड़े बड़े लोग, डॉक्टर रामदयाल मुंडा मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रहे हैं, कार्तिक उरांव सर स्वर्गीय, वो नेहरू जी को रसिया के किसी न्यूक्लियर प्लांट में काम करते हुए दिखाई पड़े। तो कई लोग, अब जो हमारे मरांग गोम के हैं, जयपाल सिंह मुंडा, केवल उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की जाए कि खूंटी का एक छोटा सा गांव का एक मुंडा किसान का लड़का, वो पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज जाता है। उस समय ICS करता हुआ आदमी, सोचिए कि ICS करना, मतलब अगर हम सुनते हैं तो टैगोर फैमिली के लोग, अरविंद घोष, एक बड़े एक एलीट समाज के लोग ही उस पीरियड में ICS कर पाते थे। उसमें जयपाल सिंह का ICS करना, दूसरी ओर की हॉकी के इंडियन टीम का कैप्टन होना, ओलंपिक में उसका प्रतिनिधित्व करना वाद्य यंत्र तो बजाते ही थे, कोई भी यहाँ का आदिवासी जनजातीय युवा या युवती वो संगीत और नृत्य में उसकी सहज वो रहती है, सांस लेने जैसा। तो हॉकी खिलाड़ी कैप्टन वो, ICS वो लौट के आते हैं तो वो झारखंड पार्टी का नेतृत्व संभालते हैं। वो संविधान सभा के सदस्य के तौर पे 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची पे अपने विचार, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार वो वहाँ रखते हैं, जिसके कारण से आदिवासियों की
खास करके छठी जो अनुसूची है और 5वीं अनुसूची है, हालांकि वो उसके खिलाफ थे कि कोई 5वीं अनुसूची हो, छठी अनुसूची के ही पक्ष में थे वो, लेकिन जो भी है, जो कुछ है संविधान में विशेष प्रावधान, उसमें जयपाल सिंह हमारे मरांग गोमके का तो बड़े व्यक्ति तो पहले भी हुए हैं, लेकिन बड़ा मिडिल क्लास 60s 70s 80s में उभर कर आया और ये 5 जनजातियों का ही वो था। और जो 8 हमारी जो पीपीटी जी हैं, अत्यंत कमज़ोर जनजातियां हैं, तो एक जो मुख्यधारा के लोगों के बीच में आदिवासियों की छवि जो एक सेंसेशन, एक अदरनेस के साथ एक अन्य कुछ है, कुछ अनोखा है जिसको देखने जाना चाहिए टाइप का, तो उस क्रम में बिरहोरों के बारे में, असुरों के बारे में, ब्रिजिया लोगों के बारे में, माल पहाड़िया सौरिया के पहाड़ बारे में, सबर के बारे में, ये क्या होती है आदिम जाति, कैसे इनकी जनसंख्या घट रही है, कैसे नोमेडिक बिरहोर अभी तक रहे, तो ये जो सेंसेशन या थोड़ा सा अलगाव महसूस करने वाले लोगों ने, तो इन पे भी बहुत काम हुआ है। वो जो माइनर ट्राइब्स हैं थोड़ा सा उपेक्षित रह गए हैं, जो बेथड है, बिझिया हैं, तो उन पे काम अब शुरू हुआ है। तो ये 32 हमारी जनजातियाँ, अलग अलग जनजातियाँ इसलिए कि सबके टोटम अलग हैं, कस्टम्स अलग हैं, शादी और सारे संस्कारों के गीत अलग अलग हैं, उनके यहाँ लोक कथाएँ अलग अलग हैं। तो ये जो भिन्नता है सांस्कृतिक, उसके कारण से अलग जनजाति के तौर पे वो चिन्हित होते हैं। इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे, खुद इस जिम्मेदारी को निभाते हुए, यानी कि इस संस्थान में निदेशक रहते हुए, अलग अलग जनजातियों के जो अभी लिविंग समूह हैं, जो अपने अपने भौगोलिक परिसरों में रह रहे हैं, उनके साथ संवाद का आपको कभी कोई मौका मिलता है, और अगर मिलता है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चौंका देती हैं, लगता है कि आज आपने कुछ नया सीख लिया जो आप अभी तक नहीं जानते थे? इस अनुभव को बताइए। अब मैं 88-89 में बिहार में मेरा पदस्थापन था, रोहतास के एक छोटे से अंचल में। अब बिहार की जो सामाजिक संरचना है, अब कैसे उसको रेशनलाइज किया जाए, तार्किक माना जाए, लेकिन जो पिरामिड है और ऊपर और नीचे के बीच में बहुत ही तीव्र विभेद है, वो आपको बहुत ही पीड़ित करता है। थोड़ा सा भी आप संवेदनशील हैं कि जो श्रमशील जातियां हैं, उनके प्रति जो बोलचाल की भाषा, उनके प्रति जो व्यवहार, उनके प्रति जो एक एक क्षण का जो बॉडी लैंग्वेज ही अजब तरह का, कोई आदर्श हो, कोई अलग तरह की प्राणी हो या कोई प्राणीतर हो, माने वो इंसान से कुछ नीची श्रेणी के लोग हों, तो बहुत ही पीड़ा देने वाला था। हम आप सब जब शहर के किसी मिडिल क्लास में पैदा होते हैं तो इस बहुत ही तीक्ष्ण अलगाव से हम परिचित नहीं होते हैं। शहर ने बहुत कुछ उन अलगाव के कोनों को घिंच के थोड़ा सा मुलायम कर दिया है, तो वो चुभन महसूस नहीं होती है। और वो पहली बार वहाँ मुझे महसूस हुई और मैंने प्रतिकार किया, तो खराब पोस्टिंग के तौर पे, जंगल में पोस्टिंग के तौर पे इधर भेज दिया गया 91। अब मैं जो अनगढ़ा प्रखंड में आया 91-92 में, तो पहली बार ये लगा कि एक ऐसा समाज भी होता है जहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं है, जातिगत ऊंच नीच का भाव नहीं है, कोई छुआछूत या कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये मतलब वो रोहतास के अनुभव का क्या कहा जाए, एकदम प्रतिकार था या उसके एकदम उल्टा एक अनुभव था। वो मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था। दूसरी बात जो चौंकाने वाली लगी कि यहाँ का जो रामकृष्ण परमहंस आश्रम है, वो आज़ादी के पहले कोई स्वामी जी गुजर रहे थे, अकाल पड़ा हुआ था, तो इस आश्रम को बनाया गया था सेवा कार्य के लिए, पूजा वूजा के लिए नहीं। तो इन लोगों ने वहाँ 15-16 गांव मतलब कई टोले इन्होंने गोद लिए हुए थे 15 सालों से, 10 साल पर। और मुझे पहली बार वहाँ दिखा कि एक गेरुआ वस्त्र पहना हुआ सन्यासी वो आदिवासियों के शौचालय को देख रहा है कि साफ है कि नहीं, सुअर की बीमारी देख रहा है, सब्जी के खेत में वो क्या बीमारी लगी है, क्या छिड़काव हुआ है। तो आप
मेन स्ट्रीम बिहार, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद के किसी मुख्यधारा के व्यक्ति जो वहाँ मंचों पे और चवर उड़ाते हुए उन साधुओं को देखा हो हाथी उथी पे चलते हुए हौदे में, वो उसी गिरवा वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को शौचालय देखते हुए साफ है कि नहीं, ये भी बहुत मेरे लिए। तीसरी बात जो जिसने मेरे दिमाग को झकझोरा कि मैं जब बिशुनपुर गया तो मेरे प्रखंड के बगल के गांव में पाहन, मैंने गांव के पुजारी का चयन हो रहा था लोकतांत्रिक माध्यम से। गांव के लोग बैठे थे और अपने बीच में वो एक पाहन को चुनना था उनको। उन्होंने बांस के काम करने वाले जाति तूरी में से अभिमन्यु तूरी को अपना पाहन चुना, चूंकि वो बीए पास था। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिसको हम मुख्य धारा का भारत कहते हैं और बांस के काम करने वाले मेहतर और इस ढंग की जातियों को कोई अपने गांव का या अपने शहर का सबसे बड़े मंदिर का पुजारी बनाएगा, इतना उदार अभी नहीं हुआ है। ये बहुत बदलने वाली चीज़ थी, ये अजब तरह की चीज़ थी कि ऐसा भी समुदाय हो सकता है कि जहाँ के पाहन, जहाँ अब एक गांव के प्रधान मुंडा हैं तो 20-25 गांव के जो प्रधान होते हैं वो मानकी साहब कहलाते हैं। हमारे यहाँ नवागढ़ के मानकी साहब बहुत सुंदर, बहुत सुकोमल, एक राजकुमार की तरह, लेकिन वो खेत में काम नहीं कर रहे हैं या हल नहीं चला रहे हैं, खुरपी नहीं चला रहे हैं, रोपा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। यहाँ श्रम जो है, मेहनत करना जो है वो सांस लेने जैसा है। वहाँ कोई यहाँ बांटा नहीं गया कि हाथ से काम करेंगे तो आप छोटे हो जाएंगे और हम बैठ के खाएंगे तो हम बड़े हो जाएंगे, वो है ही नहीं है सर। यहाँ आप पुराने सांसदों को भी, मंत्रियों को भी देखेंगे तो वो देखेंगे आए, अपना कपड़ा बदले और अब बारी में जाके खेती कर रहे हैं। कोई वहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ है। उनके जीवन का कि वो शैली है, उसके बिना वो जी नहीं सकते हैं। मेहनत की चोरी को भी वो चोरी मानते हैं, इसलिए वो बढ़े हुए पेट वाले व्यक्ति को वो अच्छा नहीं मानते। वो मानते हैं कि इन्होंने मेहनत की चोरी की है और दूसरे की मेहनत पे इन्होंने रोटी खाया है। ये यहाँ की संस्कृति है सर। इससे बेहतर तो कोई संस्कृति हो ही नहीं सकती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस पर्यावरण के बिगड़ने और ग्लोबल वार्मिंग की बात और फैशन के तौर पे साल भर में कहीं आप किसी 7 सितारा होटल में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जुड़ते हैं और कार्बन उस पर बात करते हैं और कुछ फार्मूला निकाला जाता है, फिर घूम फिर के वही बात आ जाती है। लेकिन पूरा जो जीवन है एक जनजातीय समाज, आदिवासी व्यक्ति का, कम्युनिटी का, व्यक्ति तो वहाँ है नहीं। वो प्रकृति के बिना है ही नहीं है। वहाँ कोई फैशन के तौर पे प्रकृति नहीं है। भौतिक आवश्यकताओं के कारण भी है और अधिभौतिक आवश्यकताओं के कारण भी है कि जो खेती है मोनोक्रॉपिंग, अगर वो हम जंगल के उत्पाद को हम शामिल नहीं करेंगे अपनी आजीविका के तौर पे तो हम जी ही नहीं पाएंगे। तो हमारी भौतिक आवश्यकता है ये जंगल, ये पेड़, ये पौधे, ये लत्तड़ और सारा कुछ। दूसरा कि वहाँ जो कथाकथित संगठनात्मक धर्म है उस ढंग की वहाँ कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च की संरचना नहीं है। वहाँ जो वनस्पतियों का समूह है, खास करके साल वृक्षों का जो समूह है, उस पे ही देवताओं का वास है। अब मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसको पिछड़ापन कहा जाए या कहाँ अटके हुए हैं, मानव सभ्यता के विकास के किस चरण पे रुक गए हैं लोग, व्याख्याएं हो सकती हैं। लेकिन मुझे ये लगता रहा है और बार बार मैं इसको दोहराता रहा हूँ कि जब पृथ्वी सूरज से अलग होकर ठंडी हुई और पानी रहा होगा तो यूनिसेलुलर फंगस के तौर पे, एक कोशिका की वनस्पति के तौर पे जो कुछ आया होगा, उसने भी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बनाया होगा। तो एक कोशिका के उस फंगस से लेकर और देवदार और साल के आकाश छूने वाले वृक्षों ने लाखों साल तक वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन छोड़ा, तब ये बायोस्फीयर क्रिएट हुआ सर। जीव रहने के लिए, जीवों के माने अमीबा के भी जिंदा रहने के लिए जिस ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, लाखों साल तक इन वृक्षों ने उसके लिए व्यवस्थाएं की। तो पेड़ों की पूजा मतलब हम कृतज्ञता, हम आभार प्रकट कर रहे हैं कि आपके कारण जो जीव जगत है
ये बायोस्फीयर है, सिर्फ आपके कारण है। सारे वैज्ञानिक विकास के बावजूद भी कोई वैकल्पिक आज के दिन भी साधन नहीं है कि हम ऑक्सीजन दे सकें, ओजोन लेयर को हम बंद कर सकें। तो इतनी वैज्ञानिक वो आराधना पद्धति है, उसको हम अगर पिछड़ापन मानते हैं तो बड़ा वो सोचना होगा कि हम कहाँ हैं। और जो मुख्यधारा का समाज है वो अगर तुलसी को ले गया है वो अपने आंगन में या अपने बालकोनी में, तो वही वनस्पतियों के एक प्रतिनिधि के तौर पे आपने चुना है, लाया है आपने आदिवासी संस्कृति से ही, भूल गए हैं आप उसको या आप उनके प्रति आभार प्रकट नहीं करना चाहते हैं, तो आपने कुछ कहानियाँ पुराणों में गढ़ ली है विष्णु की पत्नी वगैरह वगैरह के तौर पे। है वृक्ष पूजा ही, चाहे बट वृक्ष की पूजा कर रहे हो, पीपल की कर रहे हो, या शादी के समय आम और महुआ की शादी करवा रहे हो, है वही जो आदिवासी संस्कृति से आपने सीखा था, जिसको आप भूल चुके हैं। और अब पेड़ भी आपके लिए एक कमोडिटी है, एक कमाने का एक साधन है। और फिर वो जो कुछ हो रहा है उस पर झूठी तसल्ली या झूठी चिंता व्यक्त की जा सकती है सेमिनारों में, लेकिन यहाँ तो जीवन शैली में, उनके जीवन में, उनकी भौतिक और अधिभौतिक आवश्यकता के तौर पे प्रकृति शामिल है। इससे बढ़कर कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती, इससे बढ़कर कोई दर्शन नहीं हो सकता है। अब यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे रणेंद्र जी कि जो शोध संस्थान है ये, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो इतिहास के क्रम में कुछ विलुप्त हो गई, उनका एक सार संग्रह करना, उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अध्ययन का एक विषय के रूप में प्रस्तावित करना, ये तो एक काम है। इसके अलावा अगर आप मौजूदा जनजातियों में झारखंड की जब देखते हैं कि उनमें जो सौंदर्य का, कला का जो जीवन है, जो संसार है, वो कैसा है, उसमें संगीत कैसा है, चित्रकला का उसमें क्या स्थान है, उसमें गायन, नृत्य, वो सब कैसा है, जब आप इसके बारे में सोचते हैं, क्या वो अभी किसी सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है या उसके सामने कुछ चुनौतियां आप देखते हैं? चुनौतियां तो हैं, खास करके संगीत के क्षेत्र में देखें तो जो सांस्कृतिक प्रदूषण है मुंबई में या पटने में या भोजपुरी गीतों में, कि हम अपने मूल संगीत की धारा से हट के पॉपुलर के चक्कर में हम कॉपी पेस्ट करने में लगे हैं, और वो बहुत तेज़ी से वो ट्रिकल डाउन होकर नीचे तक जा रहा है। ये बड़ी ख़तरनाक है। वो तो कुछ परियोजनाएं हम लोगों ने लाई हैं, इस बार भारत सरकार ने स्वीकृत की है कि जो इनके मूल गीत हैं, मूल वाद्य यंत्र हैं, उनके जो संगीत हैं, उनको हम रिकॉर्ड करें, उनका दस्तावेजीकरण हर तरह से करें, ऑडियो विजुअल भी और बुक्स फॉर्म में भी। बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे हाथ मोबाइल और मोटरसाइकिल और हमारे बच्चे शहर में, और वो वहाँ का संगीत, सिंथेटिक जो संगीत बड़ा आसान है उसका जोड़ना, तो वो मूल जो प्रकृति की हवा की तरह या बारिश की तरह या फिर धान के पेड़ों की तरह झुकना और खड़ा होना, वो नृत्य का जो भाव था, एकदम तारतम्यता के स्थापित करते हुए चीज़ें थोड़ी सी वो प्रदूषित तो हो रही हैं, इसमें दो मत नहीं है। संस्थान वो चाह रहा है या उस ढंग की योजनाएं हैं उसकी, भारत सरकार ने स्वीकृति भी की है कि हम उसका दस्तावेजीकरण करें ताकि वो मूल रूप में संरक्षित हो। तो करीब करीब हम लोग बातचीत के आखिरी पड़ाव पर पहुँचे हैं रणेंद्र जी। इस वक्त ये मौका है कि अभी आप ये बता सकते हैं कि ख़ुद आपका ये जो केंद्र है, संस्थान है, ये किस दिशा में इसको आप ले जा रहे हैं और क्या नई योजनाएं हैं, ये हमारे दर्शकों के लिए आप शेयर करें, या कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं? जी हाँ, मैं दो तीन बातें कहना चाह रहा हूँ। जो हमारे यहाँ की वो जो लोक चित्रकला है वो तीन तरह की है। एक तो सोहराय और कोहबर की बात हम लोगों ने की, कैसे वो जो हमारे यहाँ की जो दामोदर वैली सभ्यता में गुफाओं के हमारे पूर्वजों ने अपनी बात को कहने, वो कम्युनिकेशन, अपने को कम्युनिकेट, संप्रेषित करने के लिए उन चित्रांकनों का सहारा लिया, कहा जाने कितने हजार साल पहले। वो चित्रांकन लोक चित्रकला के तौर पे उन गाँव के दीवारों पे पहुंच गए। ये बड़ा आश्चर्य का और शोध का विषय है कि कैसे वो वहाँ तक पहुँचा। उसी ढंग से जादू पटिया है वहाँ दुमका में एक पेंटिंग की शैली, जहाँ वो पटिया के तौर पे पूरा जीवन वृत्त आता है। पेटकर है घाटशिला के पास एक चित्रकला शैली। तो इन सारे चित्रकला शैली का हम लोगों ने कैंप करा के
और उनमें कैसे हमारे महापुरुषों की मैथोलॉजी की कहानियाँ आ सकें, केवल फ्लोरा फोना से थोड़ा हम आगे बढ़े हैं। दूसरी बात की जो मुझे लग रहा है कि जनजातीय समुदाय को देखने का दो नज़रिया विकसित हुआ है। एक तो मानव शास्त्रीय नज़रिया है कि जब हम बात शुरू करें तो नॉमेडिक थे और हंटिंग पे आए और फिर एग्रीकल्चर की ओर बढ़े, तब तक ब्रिटिशर्स आ गए। दूसरा नज़रिया जो रिवोल्ट्स का एक क्रॉनिकल बनाता है कि विद्रोहों की एक श्रृंखला, आदिवासी इतिहास के मतलब केवल एक विद्रोहों की श्रृंखला 1767 से लेके टाना भगत तक हम ले आए 19वीं शताब्दी तक। तो क्या ऐसा कोई समुदाय हो सकता है कि जो 365 दिन और हमेशा लड़ता रहे? और ब्रिटिशर्स उन्होंने तो कोल लड़ाका कोल करके एक उपाधि भी दे दी है, बने लड़ना ही जानते हैं। तो दोनों जो दृष्टि है कि केवल हम एक एंथ्रोपोलॉजी के केस के तौर पे उनको देखें या फिर केवल हम रिवोल्ट के क्रॉनिकल पे देखें, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं हम पूरे तौर पे नहीं देख रहे हैं। ब्रिटिशर्स जब आ रहे हैं तो चेरो हमारे यहाँ शासक हैं पलामू में, भूमिज हमारे यहाँ शासक हैं मानभूम जंगल महाल में। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इतिहासकार इन शासकों की चर्चा नहीं करके वही नॉमेडिक और हंटिंग वगैरह वगैरह की बात क्यों करना चाहता है? जबकि हमारे यहाँ जो मेदनी राय हुए चेरो शासक, जिनके बारे में किंवदंतियाँ हैं, जहांगीर के समकालीन थे कि वो भेष बदल के घूमते थे और जिस घर से मथनी माने मक्खन मथने की आवाज़ नहीं आती थी वहाँ फिर गायें उनके यहाँ से भिजवाई जाती थी। राजा मदनिया घर घर बाजे मथनिया, ये उनके यहाँ। और वो गजेटियर्स तो ये कहता है कि शाहवाद का एक हिस्सा जो है इनके द्वारा शासित था। गजेटियर ये भी कहता है कि पाल वंश का जब पतन हुआ तो छोटी सी अवधि में चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण में भी आदिवासी डायनेस्टीज रही है। तो इस आदिवासी डायनेस्टी, ट्राइबल डायनेस्टीज की हम चर्चा ही क्यों नहीं करना चाहते हैं? पूरा अहोम, असम जिनके नाम पे है, वहाँ 50 से ज़्यादा शासक अहोम हुए हैं। पूरा वो जयंतिया और खासी डायनेस्टी रही है। सिलहट से लेके मेघालय तक जयंतिया लोगों का शासन रहा है। खासी लोगों में तो महिला शासिका रही हैं। 848 ईस्वी तक कश्मीर से कोई अटैक हुआ था तो रानियों ने वो युद्ध करके उनको हराया था। सबसे बड़ा जो शासक रहा है आदिवासियों का, जो परिवार रहा है, वो है राजगोंडों का, मध्य प्रदेश का। मतलब मुगलों के आने के पहले से लेके मुगलों के बाद तक 51 शासक उनमें हुए हैं और इतने बड़े इलाके में शासन उन्होंने किया है कि वो यूरोप के कई देश उसमें समा सकते हैं। लेकिन 51 शासकों में से हमको केवल याद आती हैं रानी दुर्गावती, चूँकि उन्होंने हुमायूं को राखी की भिजवाई थी, तो हुमायूं के बहाने हम राजगोंडों को याद करते हैं। यानी कि जो इतिहास दिल्ली या पाटलिपुत्र या कलकत्ता में लिखा गया और राज दरबारों और उसके इर्द गिर्द लिखा गया, तो पेरीफेरी में जो पड़े हुए जो शासक थे वो न कभी याद किए गए, न आज याद किए जा रहे हैं। और उसके कारण से जनजातीय समुदाय को देखने का नज़रिया ही एक एकांगी हो गया है। हम हमेशा नॉमेडिक और ये हंटिंग और ये, हम जब बिहार के लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि वहाँ मुसहर हैं जो चूहा खाते हैं, यहाँ से शुरुआत तो नहीं करते हैं हम लोग। तो मिथिला और मौर्य काल और अशोक को याद करते हुए तब आते हैं। तो हमारे यहाँ आप मेदनी राय को याद क्यों नहीं करते हैं? हमारे यहाँ भूमि शासकों को याद क्यों नहीं करते हैं? तो ये मुझे लग रहा है कि शोध के नए विषय हैं कि हम ट्राइबल डायनेस्टी पे भी, जनजातीय शासक परिवारों पे भी या उनके शासन पद्धति पे भी जब तक हम नहीं करवाएंगे तो इतिहास उस ढंग से हमको स्वीकार नहीं करेगा। उनके लिए जनजातीय समुदाय जो है वो कोई सेंसेशन, वो बंदर खाने वाले या नॉमेडिक लोग ही हमेशा लगेंगे, या नाचने गाने वाले लोग फिल्मों में कहीं कहीं। तो ये नज़रिया बदलने की आवश्यकता है कि लंबे समय तक और बड़ा शासनकाल, मौर्यों से बड़ा शासनकाल भी राजगोंडों का और अहोम शासकों का, चेरो शासकों का रहा है। मुझे लगता है कि जनजातीय शोध संस्थान इस पर काम करेगा तो एक महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आएंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। हम समझते हैं कि ये जो जिस तरफ आपने इशारा किया है, आपका संस्थान इस पर कोई पहल करेगा और चीज़ें सामने आएंगी। सर वो तो प्रकाशित हो गया है, इस बार हम लोग कर रहे हैं उसको। तो बहुत बहुत शुक्रिया रणेंद्र जी, आपने हमारे लिए। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रणेंद्र कुमार जो कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान के निदेशक हैं। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिएगा ज़रूर contact@guftguwithirfan.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।
है।